गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने डिमांड वाले चैप्टर में डिमांड के टाइप्स पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल होता क्या है? मीन्स मांग तालिका या मांग सारणी सूची, या तो क्या बोलते हैं, मांग तालिका या सारणी सूची। देखिए, तालिका का मतलब आप सबको अच्छे से पता है कि एक क्रम तरीके से, किसी ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को लिखना क्या कहलाता है? तालिका। हमारे डिमांड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्राइस और क्वांटिटी। आपको पता है, प्राइस और क्वांटिटी को जिस तालिका में एक तालिका बना के लिखा जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? मांग तालिका कहते हैं। तो आप इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हो, तालिका कीमत और वस्तु की मांगी गई मांगे जाने वाली मात्रा में क्रियात्मक संबंध को बताती है। बताती है क्या बताती है? वह तालिका जो प्राइस और क्वांटिटी, मांगी जाने वाली मात्रा और कीमत, वस्तु की कीमत, इसको क्रियात्मक संबंध में बताती है। इसके टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कोई डाउट? पहला होता है व्यक्तिगत मांग तालिका। देखिए, व्यक्तिगत मांग तालिका का मतलब उसके नाम से ही पता चल रहा है। जब हम किसी एक व्यक्ति के लिए, मतलब एक सिंपल से कंज्यूमर के लिए अगर तालिका बनाते हैं तो क्या कहलाती है? व्यक्तिगत मांग तालिका। देखिए, इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। किसी बाजार में एक निश्चित समय में एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न मूल्यों पर मांगी जाने वाली मात्रा को एक तालिका के रूप में दर्शाना। क्या कह रहा है? व्यक्तिगत मांग तालिका किसी बाजार में एक निश्चित समय पर, आपको मैंने कल ही बताया था, इसमें निश्चित समय और निश्चित कीमत, एक व्यक्ति, व्यक्तिगत है तो ऑब्वियस आते हैं, हम किसी एक कंज्यूमर की, उसके द्वारा जो विभिन्न मूल्यों पर मांगी जाने वाली मात्रा होती है, उस तालिका को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत मांग तालिका। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, मैं ऊपर का हटा देती हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू, इधर प्राइस मीन्स कीमत और इधर क्वांटिटी मात्रा।
आई बात समझ में? ये क्या कहलाएगी? व्यक्तिगत मांग तालिका, अर्थात एक व्यक्ति के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। किसी बाजार में एक निश्चित समय पर एक व्यक्ति द्वारा जो विभिन्न मूल्यों पर एक खरीदी जाती है तालिका के रूप में दर्शाना, वो क्या कहलाती है? व्यक्तिगत मांग तालिका। आई बात समझ में? कोई डाउट? अब इसका सेकंड टाइप है बाजार मांग तालिका। देखिए, बाजार मांग तालिका इसके नाम से ही पता चल रहा है, जब हम व्यक्तिगत लोगों की मतलब सिंगल जैसे ए बी सी तीनों की तालिकाओं को आपस में जोड़ देते हैं तो किसका निर्माण कर देती है? मार्केट का। उसे ही हम क्या कहते हैं? बाजार मांग तालिका। देखिए इसकी डेफिनेशन, किसी समस्त उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत मांग सूची का समूह बाजार तालिका कहलाता है। आई बस में किसी बाजार में समस्त उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत, अर्थात जैसे ए बी सी तीनों की जोड़ के जो तालिका बन जाती है वो क्या कहलाती है? बाजार मांग तालिका। जैसे एग्जांपल से समझिए, मैंने यहाँ व्यक्तिगत बना देती हूँ। प्राइस क्वांटिटी है, ए बी सी तीनों की क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस तो सेम रहेगी। अब देखिए, इसने 15 मांगी थी, पहले वाली 10, 6 और 3। इसने मांगी 20, 15, 11, 8। सी ने मांगी 10, 7, 5 और 4। तो ये क्या हो गई? व्यक्तिगत, मतलब ए की अलग, बी की अलग, सी की अलग। अब ऐसे ही हम मार्केट की बना लेते हैं। मार्केट शेड्यूल कैसे बनेगा? प्राइस तो वही रहेगी, बस क्वांटिटी चेंज होगी। प्राइस तो वही 1, 2, 3, 4। क्या करेंगे? क्वांटिटी में तीनों को जोड़ देंगे। जैसे 15, 20 प्लस 10 कितने हो गए? 45। ऐसे ही 10 प्लस 15 प्लस 7 कितने हो गए? 32। फिर 6, 11 और 5 कितने हो गए? 22। और सी 3 प्लस 8 प्लस 4 कितने हो गए? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आई बात समझ में? तो ये क्या कहलाई? व्यक्तिगत, मतलब तीनों को जोड़ देंगे तो हम ये क्या कहला देंगे? मार्केट। इंडिविजुअल है तो व्यक्तिगत, पर्सनल, और वो मार्केट शेड्यूल, मतलब तीनों की मांग को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगी? मार्केट शेड्यूल। इसे वापस समझ लीजिए, बाजार मांग तालिका उसे कहते हैं किसी बाजार में समस्त उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत मांग सूचियों को बाजार मांग तालिका कहते हैं। अर्थात प्राइस इंडिविजुअल्स बता रहे हैं तो व्यक्तिगत मांग तालिका, और तीनों को जोड़ दें मतलब ए की, बी की, सी की, तो ये विजिट्स क्या कहला रहे हैं? मार्केट शेड्यूल, मतलब मांग तालिका। आई बस समझ है?
देखें, थर्ड पॉइंट है मांग वक्र। नेक्स्ट मांग शेड्यूल, मतलब मांग के शेड्यूल, पर्सनल शेड्यूल, तालिका पर लिया था। अब आता है डिमांड कर्व, मतलब मांग कर्व किसे कहते हैं। देखिए डिमांड कर्व किसे कहते हैं। देखिए अगर प्राइस और क्वांटिटी को हम एक तालिका के रूप में कहते हैं तो वो क्या कहलाता है, मांग वक्र। और इसे ही हम एक कर्व के रूप में, एक डायग्राम के रूप में शो कर दे तो वो क्या कहलाता है, डिमांड कर्व। देखिए इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है प्रोफेसर सेल्यूमसन ने। अनुसार उन्होंने क्या कहा है, मांग सूची चित्रीकरण मांग सूची का चित्रीकरण मांग वक्र कहलाता है। देखिए जो हमने तालिका बनाई थी, मांग सूची शेड्यूल बनाया था, उसको अगर हम चित्र के रूप में प्रस्तुत कर दे तो वो क्या कहलाएगा, मांग वक्र कहलाएगा। आई बात समझ में। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, इसका कैसे बनेगा, हमेशा करो क्वांटिटी प्राइस, इसका डायग्राम हमेशा ऐसे बनता है। ये हमारा क्या है, मांग वक्र। एक ध्यान रखिएगा, मांग वक्र का ढाल लिख देती हूँ, इम्पॉर्टेंट है, नोट डाल के लिख लीजिएगा आप। सामान्यतः ऊपर अर्थात ऊपर दाएं से नीचे की ओर रहता है। देख लीजिए, ऊपर है और दाएं से नीचे की ओर रहता है। ये बात ध्यान रखिएगा, वापस से समझ लीजिए। मांग वक्र क्या होता है, प्रोफेसर सैमुअल ने एक सिंपल सी डेफिनेशन दी कि मांग सूची का, जो हम मांग सूची शेड्यूल बनाते, अगर हम उसको चित्र के रूप में प्रस्तुत कर दे तो वो क्या कहलाता है, मांग वक्र कहलाता। मांग वक्र सदैव कैसा होता है, ऐसा ऊपर की तरफ जाता हो, मतलब ऊपर से दाएं से नीचे की ओर जाता हुआ कर्व हमेशा रहता है। एक मांग वक्र का ये है। आई बात समझ में। नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मांग का नियम। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, लॉ ऑफ डिमांड। आप लोगों को इसे पता तो होगा, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर अदर फैक्टर्स, जैसे बताया था उपभोक्ता की आय, रुचि, पसंद नापसंद अगर समान रहे, अगर उनको यथावत रखे, तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर, प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी क्या होगी, हमेशा गिरेगी, और प्राइस गिरने पर क्वांटिटी हमेशा बढ़ेगी। अच्छा, इन्वर्स रिलेशनशिप इसके अंतर्गत पाया जाता है। ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डिमांड। इसके बारे में लिख लेंगे हम थोड़ा सा। अन्य बातों के
मूल्य में वृद्धि होने पर होती है। आई बात समझ में? अर्थात अन्य बातें समान रहने पर अगर किसी वस्तु की प्राइस में कमी हो रही है तो क्वांटिटी में मतलब मांग में क्या होगी? वृद्धि। और किसी वस्तु का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी में क्या होगी? कमी। आई बात समझ में? ये कहलाता है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। कोई डाउट? वापस से समझ लीजिए, ये बहुत बार ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मांग के नियम का कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी गिरेगी और प्राइस गिर रही है तो मांग बढ़ेगी। अर्थात इनमें कैसा रिलेशनशिप पाया जाता है? इनवर्स, मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। आई बात समझ में? कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, क्या है? मांग के नियम की मान्यताएं। क्या क्या है? आप लोगों ने मांग के नियम में का जो पहले पढ़ा था तो उसमें एक लाइन लिखवाई थी ना, अन्य बातें समान रहने पर। अब ये अन्य बातें होती कौन सी हैं? वो ही मांग के नियम की क्या कहलाती हैं? मान्यताएं। आई बस समझ में? तो वो कौन कौन सी अन्य बातें होती हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ये हमने समझे थे। पहला क्या है? अन्य बातों में उपभोक्ता की आय यथावत रहे। मतलब इनकम किसी की बदलनी चाहिए, अगर वो बदलेगी तो वो ज़्यादा गुड्स परचेज करेगा या कम करेगा। अगला, उपभोक्ता की आदतें, स्वभाव और रुचियाँ। यथावत रहे। थर्ड है, संबंधित वस्तुओं के मूल्य तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य यथास्थिर है। संबंधित वस्तु के मूल्य तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य आई समझ में? भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन की आशंका न हो।
भविष्य में, अगला पॉइंट है भविष्य में वस्तुओं के मूल्य अपरिवर्तनीय रहे। आई बात समझ में? फिफ्थ है वस्तु विषय की किस्म समान हो। वस्तु की कोई प्रतिस्थापन वस्तु ना हो। पढ़ाया था मैंने आपको पहले भी। वस्तु की प्रकृति दिखावटी ना हो। अभी एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, मांग नियम की मान्यता है। आप लोगों ने मांग के नियम में पढ़ा होगा कि अन्य बातें समान रहने में। ये अन्य बातें कौन कौन सी होती है? पहली, उपभोक्ता की आय यथावत रहे। आपको पता है मैंने पढ़ाया था टाइप्स में कि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है या घटती है तो प्रोडक्ट की क्वांटिटीज़ को क्या करता है, उस अकॉर्डिंग से परचेस करता है। अगर उसकी इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा क्वांटिटीज़ परचेस करेगा और कम है तो कम। आई बात समझ में? अगला है उपभोक्ता की आदतें, स्वभाव, रुचियाँ यथावत। अगर किसी उपभोक्ता की आदतें बदल जाए, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को पहले बहुत ज़्यादा पसंद करता था इसलिए वो गुड्स को क्या करता था, ज़्यादा खरीदता था, लेकिन सडन उसकी आदतें, स्वभाव या उसके प्रति रुचि बदल जाए तो वो प्रोडक्ट को कम या ज़्यादा खरीदने लग जाए, उसका रुझान दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। सी है संबंधित वस्तु के मूल्य तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य यथावत है। अगर उससे कोई सिमिलर गुड्स हैं उससे रिलेटेड तो उनके प्राइस या अन्य किसी प्राइस का इफेक्ट उस गुड्स पे नहीं आना चाहिए। अगर वो आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि प्राइस घटेगी या बढ़ेगी। एट है भविष्य में वस्तु के मूल्य अपरिवर्तित। अगर हमें अभी से ही पता चल जाए कि इस प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में या घटने वाले हैं तो हम उस प्रोडक्ट की प्राइस को नहीं खरीदेंगे। आई बात समझ में? वस्तु की विषय की किस्म समान हो, अर्थात प्रोडक्ट की जो क्वालिटी पहले मिल रही थी वो ही अभी मिलनी चाहिए। जैसे एग्जांपल चाय है, बाग बकरी चाय का लेते हैं, उसकी क्वांटिटी में अगर थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे तो प्राइस क्या हो जाएगी, चेंज। तो वो यही कह रहा है जो पहले किस्म मिल रही थी वही अब मिलनी चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वस्तु की कोई प्रतिस्थापन, मैंने ये पहले ही बताया था, प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स। मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, एक गुड्स की जगह पर हम दूसरे गुड्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे चाय की जगह कॉफ़ी, गेहूं की जगह चावल आदि। तो ऐसा कोई प्रतिस्थापन उस वस्तु का ना हो। अगर वो होगा तो हम क्या करेंगे, अगर चाय की कीमतें बढ़ रही है तो हम क्या पीने लग जाएंगे, कॉफ़ी, तो उससे मांग का नियम एप्लीकेबल नहीं होगा। अगला है वस्तु की प्रकृति दिखावटी ना हो। आपको पता है आजकल के ट्रेंड में शो ऑफ बहुत चल रहा है। अगर किसी प्रोडक्ट के साथ में ये नाम जोड़ दिया जाए कि ये वहाँ से खरीदा है या फॉरेन कंट्री से खरीदा है या उस स्पेसिफिक शॉप से खरीदा है तो उसकी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे हो जाती है, जबकि प्रोडक्ट सेम होता है। इसीलिए अगर कोई वस्तु दिखावटी है तो वो मांग के नियम को एप्लीकेबल नहीं करी देगी, उसका कॉन्सेप्ट वहाँ बदल जाएगा। चलिए अब अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मांग के नियम की व्याख्या। मांग नियम की व्याख्या।
या फिर इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, लिख लीजिए, अधिकांश मांग वक्रों का ढाल दाईं ओर क्यों झुकता है, नीचे दाईं ओर क्यों झुकता है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये लाइन लिखिए, झुकता है। देखिए, मांग नियम की व्याख्या मैं आपको पहले ही बता रखी हूँ, अन्य बातें समान रहने पर जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी गिरती है, वही मांग नियम है। इसके अंदर लिख सकते हैं हम, मांग और मूल्य में विपरीत संबंध के कारण मांग वक्र का ढाल नीचे दाईं ओर झुकता है। आई बस समझ में? मांग और मूल्य मतलब प्राइस और क्वांटिटी में विपरीत संबंध पाया जाता है, इस कारण ये अधिकांश ढाल नीचे और दाईं ओर झुकता है। यहाँ लिख लीजिए, प्राइस विल बी इंक्रीज। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं। देखिए, प्राइस और क्वांटिटी। हमारे पास है प्राइस 5, 4, 3, 2, 1, तो क्वांटिटी होगी 100 बढ़ेगी, 200, 400, 700 और 1000। देखिए, नेगेटिव हो रहा है, प्राइस गिर रही है तो क्वांटिटी बढ़ रही है। आई बात समझ में? कोई डाउट? अब इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। इधर बना देती हूँ मैं छोटा सा। प्राइस किस तरफ आती है? इस तरफ, और क्वांटिटी, चलिए, सौ, 200, 300, 200 का, हाँ, 400, 600, 700, 800, 900 और 1000। 100, 5 पे कितना है? 100, 4 पे 200, 3 पे 400, 2 पे 700 और 1 पे 1000। तो देखिए, नीचे की ओर जा रहा है। ये हमारी क्या है? डिमांड कर्व। आई बात समझ में? वापस से समझ लीजिए, मांग नियम अधिकांश, ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अधिकांश मांग वक्रों का ढाल नीचे और दाईं ओर क्यों झुकता है? मांग और मूल्य में विपरीत संबंध के कारण ढाल नीचे की ओर झुकता है, मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। प्राइस है 5, 4, देखिए प्राइस गिर रही है तो ऑब्वियसली बात है क्वांटिटी बढ़ेगी। डायग्राम देखिए, 5 पे कितना है? 100, फिर 4 पे 200, 3 पे 400, 2 पे 700 और 1 पे 1000। आई बात समझ में? तो मांग वक्र नीचे की तरफ जा रहा है। कोई डाउट? आई बात समझ में?
चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। मांग नियम के अपवाद, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। क्या अपवाद है मांग नियम के? अर्थात लॉ ऑफ डिमांड, जो मांग का नियम कहता है उसका इन्वर्स। क्यों होते हैं, उसके क्या कारण है? हमने हमेशा नियम पढ़ा है, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी गिरेगी, प्राइस गिरेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, अर्थात नेगेटिव। पर इसमें अपवाद में क्या हो जाता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। और वो क्यों पाया जाता है? कुछ कारण होते हैं। पहला कारण है भविष्य में वस्तु के मूल्य में और अधिक कमी या वृद्धि की आशंका। देखिए, भविष्य में अगर वस्तु की मूल्य में और अधिक या तो कमी आ जाएगी या वृद्धि होगी तो मांग का नियम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि मांग का जो नियम होता है वो निश्चित कीमत और निश्चित समय की बात कर रहा है। भविष्य में क्या होगा ये तो ना आपको पता है ना मुझे पता है, इसलिए वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि होगी तो मांग का नियम का वो अपवाद कहलाएगा। अर्थात उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप भी पाया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर गोल्ड की प्राइस फ्यूचर में बढ़ सकती है, जैसे अभी 40,000 है, आगे और बढ़ सकती है, तो हम प्राइस को नहीं डिटरमाइन कर सकते। तो वहाँ क्या होगा, लोग अभी से ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे या फ्यूचर में कम, तो वो मांग के नियम का क्या कहलाएगा, अपवाद कहलाएगा। आई बस समझ में। सेकेंड है दुर्लभ मूल्यवान और प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं का की मांग। देखिए, दुर्लभ वस्तुएं या मूल्यवान या प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं। देखो, सबको धनी व्यक्ति को दिखावटीपन पसंद होता है, तो वो ऊंचे मूल्य की वस्तुओं को खरीदना पसंद करते हैं। कम मूल्यों को वो खरीदना या बंद कर देते हैं क्योंकि वह वस्तु की प्रतिष्ठा सूचक को शो नहीं करता। आपने देखा होगा कि कई लोग ब्रांड के ही चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे वस्तु के मूल्य बहुत बदल जाती है। एक शूज़ है वो 500 में भी आ सकते हैं, 50,000 में आ सकते हैं। तो अमीर लोग ज़्यादातर दिखावटी वस्तुओं को खरीदना पसंद करते हैं। वो ये बताते हैं कि हमें वो वस्तुएं खरीदनी है, तो वहाँ मांग का नियम एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑब्वियस ही बात है कि दिखावटी गुड्स को कौन ज़्यादातर परचेज करना चाहेगा, जो बहुत ज़्यादा अमीर या अमीर लोग होंगे। आई बात समझ में। थर्ड लिखते हैं अज्ञात व भ्रम की स्थिति में। अज्ञानता व भ्रम की स्थिति। अगर देखो, आपको किसी वस्तु के बारे में ज्ञान नहीं है, आप अज्ञानतावश कम मूल्य वाली वस्तुओं को भी निम्न ना समझकर ऊंचे मूल्य पर खरीद लेते हैं, तो ऐसी दशा में वहाँ मांग का नियम क्या हो जाएगा, चेंज। क्योंकि आपको उस वस्तु के मूल्य के बारे में जानकारी नहीं है और आप उस वस्तु को अज्ञानतावश या भ्रम की स्थिति में खरीद लेते हैं, तो वहाँ मांग का नियम चेंज हो जाएगा
और वहाँ हम प्राइस ज़्यादा पे कर सकते हैं वस्तु को खरीदने के लिए। आई बात समझ में? फिफ्थ है, फोर्थ, जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग। देखिए क्या कह रहा है, जीवन की अनिवार्य। देखिए अगर किसी व्यक्ति में, इसका एग्जाम्पल अपन ये समझ सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति बीमार है और अगर उसको कोई ऐसी टैबलेट लेनी है, अर्थात वो उसके लिए अनिवार्य बन चुकी है, तो वो उस वस्तु के लिए, उस टैबलेट के लिए कुछ भी पे करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वो उसके लिए कैसी वस्तु बन गई? अनिवार्य। तो अनिवार्य वस्तुओं की स्थिति में आपको ये हो जाता है कि वो गुड्स आपको परचेज करनी होगी, चाहे उसकी प्राइस ज़्यादा हो या कम हो। तो वहाँ पे क्या कहलाता है? मांग का नियम अपवाद आ जाता है, अर्थात नेगेटिव रिलेशनशिप की जगह हम किस में चले जाते हैं? पॉजिटिव रिलेशनशिप की। अगला, विशिष्ट ब्रांड से लगाव। अगर किसी व्यक्ति को किसी स्पेसिफिक ब्रांड्स की ही वस्तुएं खरीदना पसंद करता है तो वहाँ पे ये नियम एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि चाहे उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए वो उसी गुड्स को खरीदना पसंद करेगा, तो वहाँ पे ये नियम लागू नहीं होता। आई बस में एक बार वापस से देख लेते हैं मांग के नियम के अपवाद। भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में और अधिक कमी या वृद्धि की आशंका। अगर भविष्य में किसी वस्तु की मूल्य में बढ़ रहा है या घट रहा है तो वहाँ पे मांग का नियम एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में क्या प्राइस हो वो हम एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम फिक्स बता दें ये ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल गोल्ड का प्राइस, हमें पता है गोल्ड बढ़ रहा है, लेकिन आप ये थोड़ी कह सकते कि बढ़ेगा ही, ज़रूरी ये भी तो हो सकता है कि प्राइस घट भी जाए, तो वहाँ पे हम बता नहीं सकते कि प्राइस क्या रहेगा। आई बस में अगला है दुर्लभ, मूल्यवान तथा प्रतिष्ठा सूचक मूल्य वस्तुओं की मांग। जो वस्तुएं बहुत दुर्लभ, मूल्यवान, जैसे दुर्लभ जड़ी बूटियाँ वगैरह, इनकी प्राइस का हम अनुमान नहीं ले सकते कि वो मिलेगी या नहीं, तो ऐसी प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं की मांग में मांग का नियम क्या हो जाता है? चेक। क्योंकि अगर वो वस्तुएं हमें खरीदनी है, दुर्लभ वस्तुओं को हमें खरीदना है, तो हमें प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा भी पे करनी पड़ सकती है। आई बस अगला है अज्ञानता व भ्रम की स्थिति। अगर किसी वस्तुओं के बारे में आपको जानकारी नहीं है कि वो वस्तु कितने की हो सकती है, तो वहाँ आप प्राइस ज़्यादा भी पे कर सकते हैं, वो चीज़ आपको नहीं पता, तो ऐसी स्थिति में हम उन वस्तुओं को खरीद सकते हैं। अगला है जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की। जो वस्तुएं जीवन के लिए बहुत अनावश्यक है, जैसे एग्जाम्पल रोटी कपड़ा मकान, ये आपको पता है इंसान की बेसिक नीड है, ह्यूमन बीइंग की, तो वो उस वस्तुओं के लिए कुछ भी पे करेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल, अगर कोई बीमार आदमी है, उसे वो दवाई लेनी है, तो उसकी प्राइस कुछ भी हो, वो उसे पे करने के लिए क्या रहेगा? तैयार रहेगा, तो वहाँ मांग का नियम एप्लीकेबल नहीं होता। विशेष ब्रांड से लगाव। अगर किसी व्यक्ति को किसी विशेष ब्रांड से लगाव है तो वह उन्हीं वस्तुओं को खरीदेगा, चाहे उसकी कीमतों में कितनी भी वृद्धि हो जाए, लेकिन वो उन्हीं वस्तुओं को खरीदना पसंद करेगा। आई बात समझ में? अब कल हम मांग का विस्तार और संकुचन पढ़ेंगे। आज का टॉपिक आपको समझ आया हो? थैंक यू सो मच।